क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने क्या किया था, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास। और वहाँ पे हमने देखा था कि जो 4 राजवंशों का इतिहास है वो मैदानी क्षेत्र में पढ़ेंगे, जिसमें एक रतनपुर कलचुरी है, रायपुर कलचुरी है, कांकेर का सोमवंश है जिसको कहेंगे काकराय वंश, है ना, और फणी नागवंश। ये 4 राजवंश जो है हम लोग मैदानी क्षेत्र में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमने देखा था कि बस्तर क्षेत्र में केवल 2 राजवंश पढ़ेंगे, जिसमें से एक है छिंदक नागवंश और दूसरा कौन सा है एक है छिंदक नागवंश, दूसरा है काकती वंश, है ना, जो कि भारत की आज़ादी के समय तक से चलेगा। ठीक, चलिए। तो उसके बाद हमने कलचुरी देखा था। तो कलचुरी राजवंश जो कि भारत में था, वह केवल छत्तीसगढ़ का नहीं था, वो भारत से मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर से भारत में आया था। तो जब हम कलचुरी राजवंश देखते हैं, उसका कार्यकाल था 550 से 1741 ईस्वी। ठीक है, तो 550 से लेके 1000 ईस्वी तक से भारत के बहुत छोटे छोटे हिस्सों पे, कहीं कहीं पे पूरे 550 से लेके 1000 सन तक से कलचुरी राजवंश रहा है। ठीक है, बहुत अलग अलग हिस्सों में रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, हमने शाखाएं देखी हैं, 10 शाखाएं देखी हमने, उनके नाम भी देखे हैं। ठीक है, जब 550 से 1000 ईस्वी हो जाएगा तो 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का एक स्थिर साम्राज्य आएगा। ठीक है, एक स्थिर शासन आएगा, उसके पहले नहीं है, वो छोटा मोटा है, जैसे तुम्बाड़ में देख रहे हैं हम, है ना, वैसे। आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग सबको। चलिए, तो ठीक है। तो पहली जो शाखा थी पूरे भारत में कलचुरियों की क्या थी? माहिष्मती, है ना, बाहुबली वाला माहिष्मती। 550 ईस्वी में किसने शाखा की नींव रखी थी? कृष्णराज, उसी को मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है। उनका कार्यकाल था 550 से 575 ईस्वी। ठीक है, यहाँ से वापस से अच्छे से ध्यान देना, कोई भी नहीं लिखेगा, आराम से सुनो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, फंस जाओगे नहीं तो, है ना। तो कृष्णराज 550 से 575, उसके बाद उनके पुत्र आते हैं शंकरगण प्रथम। ठीक है, 575 से 600 ईस्वी। उसके बाद उनके पुत्र आते हैं बुद्धराज, 600 से 620 ईस्वी। ये 3 शासक एक सेट में याद कर ले रहे हैं हम, है ना, कृष्णराज, शंकरगण प्रथम और बुद्धराज। इनके समय में जो साम्राज्य था वो पूर्वी हिस्से में था, भारत के पूर्वी हिस्से में, कोंकण, विदर्भ और गुजरात वाले हिस्से में। ठीक है, 550 से 620। इसके बाद क्या होता है, जब बुद्धराज शासक रहते हैं माहिष्मती में, है ना, उस समय चालुक्यों का आक्रमण होता है, और उसमें बुद्धराज पराजित हो जाते हैं। उसके बाद कलचुरियों का कोई अता पता नहीं रहता लगभग 200 वर्षों तक, है ना, कि वो कहाँ गए, क्या था। फिर उसके बाद एक जानकारी मिलती है कि बुद्धराज के बाद जो उनके वंशज थे ना, उनके पुत्र, भतीजे, है ना, भाई, उनके पुत्र, ये सब उनके जो वंशज थे, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार कमेंट करना, वापस से बहुत अच्छे तरीके से फिर से इसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तो उनके वंशज के बारे में जानकारी मिली कि वो चेदी जनपद में आके बस गए, और वहाँ पे वो क्या कहलाए, चैटुये कहलाए या फिर चेदी नरेश कहलाए। ठीक, उसके बाद फिर से 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें क्या है, पहला है वामराज देव। वो क्या करते हैं कि जब ये चेदी नरेश कहलाए तो वहाँ से ये चले गया सीधा यूपी, और यूपी में कहाँ, सरयू नदी के वाले क्षेत्र में। वहाँ पे कौन सा क्षेत्र जीता इन्होंने? गोरखपुर क्षेत्र जीता। वामराजदेव ने गोरखपुर क्षेत्र जीता, और उस क्षेत्र में उसने शासन नहीं किया, उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण राजदेव, उनको वहाँ पे शासक नियुक्त किया। ठीक है, लक्ष्मण राजदेव का जो काल है उसको देख रहे हैं 825 से 850 ईस्वी, 825 से 850 ईस्वी। ठीक है, लक्ष्मण राजदेव 825 से 850 ईस्वी, वामराजदेव का पुत्र भाई है, सॉरी,
उसके बाद एक और जानकारी मिलती है कि वामराजदेव का पुत्र है एक, उसने क्या किया, नर्मदा नदी के तट पर एक नगर बसाया और उसका नाम दिया उसने त्रिपुरी, है ना। नर्मदा नदी के तट पर उसने एक नगर बसाया, नगर का नाम उसने दिया त्रिपुरी, ठीक है। अभी त्रिपुरी को देखते हैं तो तेवर, अभी वर्तमान में त्रिपुरी का नाम तेवर, ठीक है। और उस त्रिपुरी को उसने बसाया कैसे था, हू बहू माहिष्मती के समान, जो माहिष्मती था ना एमपी में खारगोन जिले में, वैसे ही इसने त्रिपुरी बसाया और वहां पे त्रिपुरेश्वर महादेव का मंदिर मिलता है। और त्रिपुरी को इसने क्या बनाया, राजधानी, त्रिपुरी को इसने क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाई इसने, है ना। तो वही कलचुरियों की द्वितीय राजधानी कहलाई, वही कलचुरियों की द्वितीय राजधानी कहलाई। और कलचुरियों की पहली राजधानी किसको मानते हैं हम, कालंजर को। मैंने कल यूपी कह दिया था, वो बिहार वाले क्षेत्र में है, ठीक है। कालंजर जो कि है कलचुरियों की पहली राजधानी, द्वितीय राजधानी त्रिपुरी, इसने त्रिपुरी बसाया। लेकिन त्रिपुरी का संस्थापक किसको बता रहा है, जो वामराज है, वामराज देव का जो पुत्र है, वो उन्होंने त्रिपुरी बसाई उसको राजधानी भी बनाया। लेकिन त्रिपुरी का श्रेय किसको जा रहा है, वो बोल क्या रहे हैं कि त्रिपुरी के संस्थापक कौन है, मेरे पिता हैं, जो कि है वामराज देव। यहाँ तक कहानी सबको समझ आ गई थी। ऊपर 3 शासक कृष्णराज, शंकरगण प्रथम, बुद्धराज पढ़े, फिर वामराज देव, लक्ष्मण राजदेव और उनका पुत्र वामराज देव का पुत्र, ये पढ़ लिए थे। यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि लक्ष्मण राजदेव का जो काल है उसको गौर से सुनो, गौर से समझो। लक्ष्मण राजदेव का काल है 825 से 850 और यहाँ पे वामराज देव के पुत्र का नाम का उल्लेख नहीं है, ठीक। चलिए, उसके बाद एक शासक की जानकारी मिलती है, कोकल प्रथम, जो कि है कलचुरी शासक। कोकल प्रथम जो कि है कलचुरी शासक उसका राज्य वर्ष कब से कब तक है, 850 से 890, 850 से 890। और लक्ष्मण राजदेव ने कहां पे छोड़ा था, लक्ष्मण राजदेव प्रथम है ना, ठीक है। लक्ष्मण राजदेव प्रथम, इसने अपना राज्य वर्ष कहां पे छोड़ा था, 825 से 850, 850 में इन्होंने छोड़ा था। उसके बाद वामराज देव का पुत्र आ गया था और उसी समय कोकल प्रथम भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संभावना है कि वामराज देव का पुत्र ही ये कोकल प्रथम होगा, ठीक है, संभावना है, मैं नहीं बोल रहा हूं, बुक में भी नहीं लिखा है। और एक ये संभावना की पुष्टि के लिए एक और तथ्य मिल रहा है कि देखो, वामराज देव के पुत्र ने त्रिपुरी बसाया था और वहां पे संस्थापक किसको बताया था उसने, अपने पिता वामराज देव को। और यहाँ पे उसी समय कोकल प्रथम आता है और वो उसको क्या कहा जा रहा है, बिलहरी ताम्रपत्र में, बिलहरी ताम्रपत्र जो कि एमपी में है, कटनी से कुछ दूरी पे 12-15 किलोमीटर दूरी पे है ना उस ताम्रपत्र में कोकल प्रथम को श्रेय जा रहा है त्रिपुरी बसाने का। त्रिपुरी को एक स्थिर राजधानी बनाने का श्रेय किसको जा रहा है, कोकल प्रथम को। कहानी कुछ समझ में आ रहा है, हाँ नहीं तो बोलो। अरे गुड इवनिंग करते रहोगे, बोलोगे, ठीक है। तो ये क्या है, बिलहरी ताम्रपत्र से समझ आ रहा है कि कोकल देव प्रथम जो है 850 से 890, उसको श्रेय जा रहा है त्रिपुरी बसाने का। और वही श्रेय वामराज देव के पुत्र ने अपने पिता को दिया है और दोनों के आने का समय भी एक है, वामराज देव के पुत्र का और कोकल प्रथम का। समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं। चलिए, यहां तक भी देख लिए थे। उसके बाद कोकल प्रथम का पुत्र कौन आता है, शंकरगण द्वितीय। द्रौपदी समझ आ रहा है, ठीक। कोकल प्रथम का कल कंफ्यूजन था ना, ठीक। तो कोकल प्रथम का पुत्र कौन आ गया, शंकरगण द्वितीय, मुग्ध तुंग। शंकरगण द्वितीय उसी का दूसरा नाम है मुग्ध तुंग। उसका कार्यकाल है 890 से 910 ईस्वी, 890 से 910 ईस्वी। अब यही वो मुग्ध तुंग है जिसने कहाँ पे, सोमवंश पे और बाणवंश पे आक्रमण किया था, ठीक। अब यहाँ पे रुक जाते हैं थोड़ा सा, मैंने यहाँ पे रोक लिया था आपको थोड़ा सा, ठीक है। समझ आवत है सर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए, मुग्ध तुंग आ गया,
शंकरगण द्वितीय, उसका राज्य का वर्ष है 890 से 910। ठीक है, और हमको पुरानी कहानी क्या पता है, यही वो मुग्धतुंग है जिसने सोमवंश के प्रथम शासक शिवगुप्त और बाणवंशी शासक विक्रमादित्य के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक, यहां तक हमको पता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग कहानी सुनो। ठीक है, 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में पांडु वंश था। उसके बाद 9वीं शताब्दी में आया सोमवंश। अब बोलोगे सर 7वीं से 9वीं शताब्दी में क्या था? उस बीच में नल वंश था, उससे हमको लेना देना नहीं है, नल वंश था उस समय। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी में आया सोमवंश और 9वीं शताब्दी में आया बाणवंश। बाणवंश कहाँ पे आया? पाली में। सोमवंश कहाँ पे आया? छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी भाग के बाकी हिस्सों में। लेकिन पाली में भी सोमवंश का कुछ हिस्सा था और पाली में ही बाणवंश का कुछ हिस्सा था। पाली 2 राज्यों में विभक्त था। ठीक है, कुछ हिस्से में शासन था सोमवंश का, कुछ हिस्सों पे शासन था बाणवंश का। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही मुग्धतुंग आते हैं त्रिपुरी से, है ना, शंकरगण द्वितीय मुग्धतुंग यही आते हैं त्रिपुरी से, और क्या करते हैं? शिवगुप्त को पराजित कर देते हैं और उनके अधिकार में जो पाली वाला हिस्सा था उसको सोमवंश के अधिकार में ले लेते हैं, कलचुरी के अधिकार में ले लेते हैं। ठीक है, समझ गए ये? चलिए, उसके बाद त्रिपुरी जो है वो क्या करते हैं, जो पाली का हिस्सा जो ये जीते रहते हैं उस हिस्से पे थोड़ा सा विशेष प्रभाव नहीं रहता इनका। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा ये थोड़ा सा अपना सैन्य बल ये सब कुछ नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर बाणवंश जो विक्रमादित्य है उसके हिस्से में बाकी का पाली का आधा हिस्सा है, तो वो क्या करता है? पूरे पाली हिस्से को अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है, यहां तक भी कहानी समझ आई। अब पूरे पाली में किसका शासन हो गया? बाणवंश का शासन हो गया। पूरे पाली में किसका शासन हो गया? बाणवंश का शासन हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? जब मुग्धतुंग को पता चलता है, अच्छा आधा वाला हिस्सा जो हमने जीता था वो, और बाकी का जो हिस्सा जो हमको पता ही नहीं था कि पाली वहां तक भी है, उसको भी किसने? विक्रमादित्य ने पूरा मिला के अपना एक साम्राज्य बना लिया है पाली क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद मुग्धतुंग क्या करता है? वापस कहां से आता है? त्रिपुरी से। त्रिपुरी में बैठा है ना मुग्धतुंग। शंकरगण द्वितीय कहाँ पे बैठा है? त्रिपुरी में बैठा है। तो वहां से वापस वो आता है और डायरेक्ट पाली आता है क्या? नहीं, छत्तीसगढ़ में कहाँ है कलचुरी? छोटी सी शाखा तुम्बाड़, कोरबा का पश्चिमी हिस्सा। पाली कहाँ पे है? कोरबा के पूर्वी हिस्से में। दोनों कोरबा में है। पाली जो है पूर्वी हिस्से में है आपके उल्टे हाथ की ओर, और तुम्बाड़ है सीधे हाथ की ओर। ठीक, तुम्बाड़ आता है, सेना वेना एकत्रित करता है, प्लानिंग करता है। ठीक है, क्या प्लानिंग करता है? कि जाएंगे किसके पास? विक्रमादित्य के पास। विक्रमादित्य के ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य का कार्यकाल क्या है? 870 से 895। ठीक है, और शंकरगण का 890 से 910। समय मैच खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां से विक्रमादित्य क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। लेकिन मुग्धतुंग यहाँ पे क्या करता है? शंकरगण द्वितीय विक्रमादित्य को पराजित करके स्वयं त्रिपुरी लौट जाता है। स्वयं तो त्रिपुरी लौट जाता है, क्योंकि त्रिपुरी में भी तो देखना पड़ेगा ना, मुख्य शाखा तो वो है। और यहाँ पे क्या करता है? अपने भाइयों को मंडलाधिपति, है ना, मंडल के अधिपति, मंडल के स्वामी, है ना, गवर्नर कह सकते हैं, उस पद पर नियुक्त करके वो त्रिपुरी चले जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कहानी हम लोग ने कल यहाँ तक कहानी देखी थी। इसके बाद आगे की कहानी अब देखते हैं। ठीक है, चलिए। मुग्धतुंग चले गया शंकरगण, विक्रमादित्य को पराजित करके, अपने भाइयों को मंडलाधिपति के पद पर नियुक्त करके। अब यहां से मुग्धतुंग नहीं आएगा, मुग्धतुंग को भूल जाओ। ठीक है, चलिए। अब क्या होता है? जब विक्रमादित्य देखता है कि जो खतरनाक शासक था, क्या नाम था? मुग्धतुंग शंकरगण, जिसने मुझे पराजित किया था, वो तो चले गया, वो तो चले गया ना। तो अब किसका डर है? अब डरना किससे? उनके छोटे भाइयों से? नहीं। तो वो क्या करता है? समय देख के सुनियोजित योजना के तहत वो क्या करता है? आक्रमण कर देता है। कहाँ पे? पाली में।
आक्रमण कर देता है पाली में, क्योंकि पाली में कौन बैठा है अभी? कलचुरियों के भाई, कलचुरी ही तो बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आक्रमण करके दोनों जो भी भाई थे उनके, है ना, उनको ये पराजित कर देते हैं वापस से विक्रमादित्य बाणवंश के। तो फिर शासन किसका आ गया? बाणवंश का आ गया। बाणवंश को पराजित किया कलचुरियों ने, फिर कलचुरियों को पराजित कर दिया बाणवंश ने, फिर से यहाँ पे विक्रमादित्य स्थापित हो गया। ठीक है, समझ गए। लेकिन अभी विक्रमादित्य के पास दोनों चीज आ गया, तुम्बाड़ भी आ गया, पाली भी आ गया, तुम्बाड़ भी आ गया, पाली भी आ गया। एक चीज ध्यान देना कि जब बाणवंश पाली में रहेगा ना, तो बाणवंश मैकल में भी रहेगा। जब बाणवंश पाली में रहेगा तो बाणवंश मैकल में भी रहेगा, क्योंकि मैकल का जो पांडु वंश है वो 6ठी शताब्दी में समाप्त हो चुका था, है ना। तो बाणवंश पाली और मैकल दोनों जगह पे, ठीक है, बताना भूल गया था। हो गया। तो बाणवंश ने, विक्रमादित्य ने भाइयों पर आक्रमण करके पराजित किया, बाणवंश को वापस स्थापित किया। अब इस बाणवंश पर किसने आक्रमण किया? वही जो सर्वत्र कायम है, कौन? नलवंश। दक्षिण बस्तर से नलवंश आया और क्या किया उसने? बाणवंश पे आक्रमण किया, विक्रमादित्य पे, और विक्रमादित्य का खेल खत्म। ठीक है, यहाँ पे नलवंश आ गया। अब विक्रमादित्य भी देखने को नहीं मिलेगा। पहले मुग्धतुंग को हटाए, अब विक्रमादित्य को हटा दिया हमने। अब यहाँ पे कौन आया? नलवंश आ गया। अब नलवंश को कौन हटाएगा? सोमवंश, क्योंकि सोमवंश कब तक कायम है? 11वीं सदी तक है ना। और यहाँ पे तो बात ही चल रही है 10वीं सदी के प्रारंभ की और 9वीं सदी के अंत की। 9वीं सदी के अंत की 890, 895, उसके बाद 910, तो 10वीं सदी का प्रारंभ हो गया है वहां पे। ठीक, तो सोमवंशी आके किसको हटा देते हैं? नलवंश को पराजित करके हटा देते हैं। अब पाली क्षेत्र में कौन आ गया है? सोमवंश आ गया है। अब पाली क्षेत्र में कौन आ गया है? सोमवंश आ गया है। ठीक है, चलिए यहां से फिर से शासक देखेंगे। चलिए, अब जो त्रिपुरी में जो कलचुरी बैठा है ना, त्रिपुरी में कलचुरी कौन बैठा है? मुग्धतुंग शंकरगण द्वितीय। मुग्धतुंग शंकरगण द्वितीय, ठीक है। वो क्या करता है? उसका एक पुत्र है, पुत्र का नाम है युवराज देव प्रथम। मुग्धतुंग या शंकरगण द्वितीय के पुत्र का नाम क्या है? युवराज देव प्रथम, ठीक है। उसका कार्यकाल है 915 से 950, ठीक है। मुग्धतुंग का पुत्र कौन है? युवराज देव प्रथम। उसका कार्यकाल है 915 से 950। अब युवराज देव प्रथम का भी पुत्र है, कौन? लक्ष्मण राजदेव द्वितीय। लक्ष्मण राजदेव प्रथम कहां पे था? वामराज देव का भाई था। ये लक्ष्मण राजदेव द्वितीय युवराज देव का पुत्र, ठीक है। मुग्धतुंग या शंकरगण द्वितीय का पुत्र कौन हुआ? युवराज देव प्रथम। उसका कार्यवर्ष है 915 से 950। उसके बाद उसका पुत्र है लक्ष्मण राजदेव द्वितीय, उसका राज्य वर्ष है 950 से 970, ठीक है। ये समझ गए? चलिए, अब ये दोनों युवराज देव प्रथम और लक्ष्मण राजदेव द्वितीय, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? सोमवंश पर आक्रमण करते हैं। सोमवंश पर आक्रमण करते हैं। कहानी समझ में आ रही है? ये दोनों बाप बेटे मिलके क्या करते हैं? पिता पुत्र मिलके सोमवंश पर आक्रमण करते हैं 950 में। जब लक्ष्मण राजदेव द्वितीय का कार्य राज्य वर्ष स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, तब ये दोनों मिलके क्या करते हैं? 950 ईस्वी में सोमवंश पर आक्रमण कर देते हैं। ये सोमवंश को पराजित भी कर देते हैं। सोमवंश पर आक्रमण कर देते हैं, उनको पराजित भी कर देते हैं, लेकिन ये अपना शासन स्थापित नहीं कर पाते वहां पे। ये क्या नहीं कर पाते? वहां पे अपना शासन स्थापित नहीं कर पाते, ठीक है। ये कहानी समझ आ गई? चलिए, पराजित तो किया इन्होंने 950 में पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलके, लेकिन शासन स्थापित नहीं कर पाए। उसके बाद क्या होता है? लक्ष्मण राजदेव द्वितीय तक देखे थे, 950 से 970, ठीक। अब लक्ष्मण राजदेव द्वितीय का पुत्र आता है। द्वितीय का पुत्र द्वितीय ही रहेगा, युवराज देव द्वितीय। अच्छे से सुनो, लिखो कोई मत, ठीक है, बाद में लिख लेना, बहुत क्लियर समझ आएगा। तो लक्ष्मण राजदेव द्वितीय का पुत्र कौन आया? युवराज देव द्वितीय। उसका राज्य वर्ष है 980 से 990,
980 से 990। लक्ष्मण राजदेव का पुत्र कौन आया? युवराज देव द्वितीय, उसका राज्य वर्ष है 980 से 990। ठीक, अब युवराज देव द्वितीय का पुत्र कौन आया? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। युवराज देव द्वितीय का पुत्र कौन आया? कोकल द्वितीय। युवराज देव द्वितीय का पुत्र कौन आया? कोकल द्वितीय, और इसका राज्य वर्ष है 990 से 1015। कोकल द्वितीय आया, उसका राज्य वर्ष है 990 से 1015। ठीक है, अब कोकल द्वितीय का एक पुत्र था, यहां से आपके मतलब की कहानी है। कोकल द्वितीय का एक पुत्र था, सॉरी, कोकल द्वितीय के 18 पुत्र थे। कोकल द्वितीय के कितने पुत्र थे? 18 पुत्र थे। उन 18 पुत्रों में से एक पुत्र जो था, उसका नाम क्या था? कलिंगराज। 18 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम क्या था? कलिंगराज था। समझ गए? 18 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम क्या था? कलिंगराज। और ये कलिंगराज कहाँ था? जो त्रिपुरी की लाहौरी शाखा थी ना, लाहौरी शाखा, लाहौरी शाखा का ये शासक था। लाहौरी शाखा क्या होती थी? जब त्रिपुरियों की बहुत बड़ी शाखा होती थी, जब एक कंप्लीट बड़ा सा एक साम्राज्य होता था, तो उसकी सुरक्षा के लिए एक छोटी सी शाखा रहती थी दूर में। वो जो लाहौरी शाखा है वही पहली शाखा होती थी। ठीक है, उसके दम पर बड़ी शाखा का स्थापना किया जाता था। तो वहां पे कौन थे लाहौरी शाखा में? कलिंगराज। किसके पुत्र? कोकल द्वितीय। 990 से 1015 कोकल द्वितीय, उनके 18 पुत्रों में से एक पुत्र कौन हुए? कलिंगराज। अब यही कलिंगराज क्या करते हैं? यही कलिंगराज 1000 ईस्वी में, यही कलिंगराज 1000 ईस्वी में दक्षिण कौशल में, 1000 ईस्वी में हमने पढ़ा था ना, सोमवंशी अंतिम शासक, उद्योत केसरी या फिर कर्ण केसरी, है ना। तो यही जो है कलिंगराज है ना, 1000 ईस्वी में दक्षिण कौशल में अपने राज्य की स्थापना करता है। समझ गए? अब छत्तीसगढ़ में त्रिपुरियों की स्थापना या संस्थापक कौन था? यही कलिंगराज था ना। समझ गए? जो भी बोर्ड देख रहे होगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां तक कहानी सबको समझ आई कि भारत में कलचुरी कहां से थे और छत्तीसगढ़ में ये कहां से आए? कनेक्शन सबको समझ आया? कमेंट करो यस नो, कोई भी, जो लोग ऑनलाइन होंगे। तो भारत में कलचुरी 550 से 1741, लेकिन छत्तीसगढ़ में कलचुरी 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी। ठीक है ना, 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी। यहां तक सबको समझ आया है? अब यहां से छत्तीसगढ़ में कलचुरी पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, सबको समझ आ रहा है। अब यहां से कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 1000 से कब तक? 1741 ईस्वी तक, है ना। चलिए, तो प्रथम शासक कौन आ जाएंगे? कलिंगराज। और इनका राज्यवर्ष कब से कब तक रहेगा? 1000 से 1020, 1000 से 1020। और ये कलिंगराज कौन थे? ये संस्थापक थे, है ना। इन्होंने तो स्थापना की थी ना। छत्तीसगढ़ में कलचुरी
छत्तीसगढ़ में कलचुरी जो सर्वप्रथम कलचुरी आया था जिसने दक्षिण कोसल में कलचुरी वंश की स्थापना की थी, कौन था वो? यही तो था ना, कलिंग राज। कार्यवर्ष कब से कब तक है? 1000 से 1020 है ना। अब देखो ये आ जाएगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की इससे पहले राजधानी क्या थी? क्या थी? तो वही इसकी भी राजधानी रहेगी, संस्थापक है, राजधानी क्या रहेगी? तुम्माण थी ना, तो राजधानी क्या रहेगी? तुम्माण, है ना। स्थानीय भाषा में इसी तुम्माण को क्या कहा जाता था? तुम्माण खोल कहा जाता था, तुम्माण खोल कहा जाता था। क्या होता है तुम्माण खोल का मतलब? तुम्माण को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? तुम्माण खोल कहा जाता था। खोल का अर्थ होता है छिद्र, खोल का अर्थ होता है छिद्र या छेद, है ना। तो तुम्माण ऐसी जगह पे था कि उसके चारों ओर पर्वत थे, ठीक है, चट्टाने थी। तुम्माण जो किला है वो ऐसी जगह पे था जो इनकी राजधानी थी, चारों ओर पर्वत था, चट्टान था, ठीक है। तो बहुत सुरक्षित था। उसमें केवल 2 द्वार थे, प्रवेश करने के केवल 2 द्वार थे, और वो भी प्राकृतिक द्वार थे, मनुष्यों द्वारा नहीं बनाया गया था, चीनी हथौड़ी से तोड़ किया और किसी औजार से हथौड़े से तोड़ फोड़ के, नहीं, वो प्राकृतिक प्रवेश द्वार थे, है ना। इसलिए इसको तुम्माण खोल कहा जाता था, बहुत ही सुरक्षित किला था वो। समझ गया यहाँ तक? राजधानी कलिंग राज ने किसको बनाई? तुम्माण को। संस्थापक थे, है ना। इन्होंने उपाधि धारण जो की थी, उपाधि, है ना, वो उपाधि का नाम था परम महेश्वर, ठीक है। उपाधि क्या धारण की थी इन्होंने? परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और एक विशेष चीज जो इनके टाइम पे मिलता है ना, इन्होंने क्या किया था? चैतुरगढ़ में क्या है? कमेंट करो जल्दी से, मैं लिख रहा हूं। चैतुरगढ़ में बोलोगे? शर्म आ रहे हो क्या? चलिए, चैतुरगढ़ में क्या बनवाया था इन्होंने? चैतुरगढ़ कहाँ है? कोरबा में है। चैतुरगढ़ कहाँ है? कोरबा में है ना। राजधानी के आसपास ही तो निर्माण कार्य होगा। तो चैतुरगढ़ में इन्होंने क्या किया था? महिषासुर मर्दनी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि मंदिर अभी भी विद्यमान है। कोई जाओ तो उसके बारे में जानकारी लेके आना, है ना, क्योंकि बुक में हम लोग को जो भी जानकारी मिली रहती बहुत लिमिटेड होती है। वो वहाँ पे जाओ तो बहुत अलग अलग कथाएं प्रचलित रहती हैं, अलग अलग जानकारी मिलती है ना, जो ये सब बुक्स वगैरह में नहीं होता है, ठीक। तो इन्होंने चैतुरगढ़ में, जो कि कोरबा में है, इन्होंने क्या करवाया था? महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पे ध्यान से सुनो, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा महिषासुर मर्दिनी रत्नदेव प्रथम द्वारा निर्मित है, वो अलग चीज है, मैं उसको बताऊंगा, है ना। लेकिन महिषासुर मर्दिनी केवल और केवल कलिंग राज के साथ लेके जाना, ठीक है, और किसी में मत डाल देना। और इनके बारे में जो जानकारी है ना, इनके बारे में और भी जो जानकारी है वो है आमोदा ताम्रपत्र। आमोदा ताम्रपत्र किसका है? आमोदा ताम्रपत्र पृथ्वीदेव प्रथम का, पृथ्वीदेव प्रथम का आमोदा ताम्रपत्र में जानकारी, इनके बारे में और भी जानकारी, ठीक है, या फिर जितनी भी जानकारी मिली है, पृथ्वीदेव प्रथम जो इसी कलचुरी वंश में कलिंग राज के आगे वंशज मिलेंगे, है ना। पृथ्वीदेव प्रथम 5वें नंबर के शासक मिलेंगे, ठीक है। उनका आमोदा ताम्रपत्र है। और ये जो आमोदा है ना, ये आमोदा एग्जैक्टली तो नहीं पता, कांकेर के आसपास है। नरहरपुर से जो कांकेर जाने वाली जो सड़क है ना, वहीं पे कांकेर से थोड़ा सा पहले है ये, ठीक है। आमोदा ताम्रपत्र किसका? पृथ्वीदेव प्रथम का। महामाया
कि मंदिर स्थित है सर जी, छत्तीसगढ़ का जम्मू भी उसे कहते हैं। महामाया मंदिर कहाँ है? चैतुरगढ़ में। महिषासुर मर्दिनी मंदिर कहाँ पे? चैतुरगढ़, कोरबा। किसने बनवाया था? कलिंग राज ने। ठीक है, हो गया पहला शासक, यही संस्थापक था। उपाधि क्या थी? परम महेश्वर। राजधानी क्या थी? तुम्माण, स्थानीय भाषा में तुम्माण खोल। तुम्माण खोल का अर्थ भी सबको पता है। उसके बाद दूसरा शासक आता है ना। दूसरा शासक कौन आ जाएगा यहाँ पे? कलिंग राज के बाद कमल राज। कमल राज। और ये कमल राज कौन था? कलिंग राज का पुत्र था, है ना। कलिंग राज का पुत्र रहेगा कमल राज। और इसका जो राज्य वर्ष है वो रहेगा, कलिंग राज ने कहाँ पे छोड़ा था? 1020 में। तो इसका रहेगा 1020 से 1045। देखो, पहले वाले का कलिंग राज का 20 वर्ष, कमल राज का 25 वर्ष। अभी आगे सीक्वेंस और चलेगा। कमल राज 1020 से 1045। कौन बोल रहा है? महामाया मंदिर कहाँ पे है? राम नारायण कश्यप। कहाँ है महामाया मंदिर? अभी तो पहुंचे नहीं है। चलिए, ठीक। तो कमल राज आ गए। इसके समय में क्या हुआ था? त्रिपुरी के कलचुरी अभी भी है ना। तो इस समय त्रिपुरी के कलचुरी है ना, वहां के शासक का नाम था गांगेय देव। गांगेय देव, है ना। त्रिपुरी के कलचुरी शासक का नाम क्या था? गांगेय देव। और ये गांगेय देव क्या थे? ये ना उड़ीसा विजय अभियान में जा रहे थे, है ना। उड़ीसा विजय अभियान में, ये उड़ीसा विजय अभियान में जा रहे थे। अब इनको पता चलता है, पहले से पता था, है ना, कि हमारा ही तो वंशज है जो दक्षिण कोसल में है। और शासक कौन है उस समय? कमल राज। तो क्यों ना इनसे सहायता ली जाए, है ना, और ज्यादा सेना लेके जाया जाए। तो ये क्या करते हैं? उड़ीसा अभियान के समय कमल राज से सहायता लेते हैं, है ना, जो कि इनका वंशज है। कमल राज से सहायता लेते हैं। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है? ये गांगेय देव और कमल राज, है ना, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? गांगेय देव और कमल राज ये दोनों मिलके उड़ीसा पे आक्रमण करते हैं, है ना। और वहां का जो शासक रहता है उसको पराजित भी कर देते हैं। शासक का नाम रहता है करवंश द्वितीय शुभारंभ। करवंश द्वितीय, है ना, करवंश लिखना, फिर 2 लिखना, और शुभारंभ। करवंश द्वितीय शुभारंभ, है ना। आक्रमण किस पे करते हैं? उड़ीसा के शासक के ऊपर, है ना। उड़ीसा का शासक कौन? करवंश द्वितीय शुभारंभ, है ना। और इसकी जो करवंश द्वितीय शुभारंभ है ना, ये पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये पराजित हो जाता है। ठीक है, यहां तक कहानी सबको समझ आई? ये क्या हो गया? पराजित हो गया। और ये जो आमोदा ताम्रपत्र था ना, किसका था? पृथ्वीदेव प्रथम का। तो इसी आमोदा ताम्रपत्र में, आमोदा ताम्रपत्र की तिथि है 831 कलचुरी संवत, है ना। ईसवी संवत नहीं लिखना इसको, कलचुरी संवत 831 831 कलचुरी संवत। इसमें आमोदा ताम्रपत्र इसमें क्या जानकारी मिल रही है कि कमल राज ने क्या किया था? कमल राज ने पराजित किया था, है ना। किसको? उड़ीसा के शासक को। उसका नाम क्या था? करवंश द्वितीय शुभारंभ, है ना। किसके साथ मिलके? त्रिपुरी के कलचुरी गांगेय देव के साथ मिलके। ठीक। तो ये जब कमल राज लौटते रहता है ना, ये कमल राज जब लौटते रहता है, कमल राज जब उड़ीसा से लौट रहा था, है ना, लौटते समय
एक वीर योद्धा, वीर योद्धा ही लिखना, व्यक्ति व्यक्ति नहीं लिखना, है ना। लौटते समय वीर योद्धा। नाम किसी को मालूम है? साहिल, साहिल नहीं, साहिल, आधा ला और पूरा ला, है ना। वीर योद्धा साहिल इनके साथ आ जाता है, ठीक है। साहिल क्या करता है? साथ आ जाता है, ठीक। तो कमलराज के साथ कौन आया? छत्तीसगढ़, सॉरी दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़, है ना। कौन आया? साहिल। साहिल कहाँ से आया? उत्कल से, उड़ीसा से, ठीक है। अब कहाँ पे आ गया वो? छत्तीसगढ़ में, है ना। इसके बाद जो साहिल के भी वंशज हैं उनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। इनके भी वंशज जो हैं बहुत सारे युद्ध में, है ना, कलचुरियों को जिताते हैं, उनके विजय का आधार बनते हैं ये, है ना, इनके ही वंशज। क्योंकि वीर योद्धा है तो वीर योद्धा के वंशज भी वीर योद्धा रहेंगे, ठीक है। तो कमलराज के बारे में जानकारी देख लिया हमने। क्या क्या देखा? क्या क्या देखा हमने? कमलराज का जो कार्यवर्ष है 1020 से 1045 रहेगा। इनके समय त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक थे गांगेय देव, वो उड़ीसा को जीतने के लिए निकले थे, उड़ीसा उत्कल को जीतने के लिए निकले थे। तब उनको ये ज्ञात होता है कि दक्षिण कौशल में, है ना, कि उनके ही वंशज शासक थे कमलराज, उनका साम्राज्य है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? इनसे सहायता लेके इनकी सेना और अपनी सेना को मिला करके उड़ीसा जाते हैं। और उड़ीसा का जो शासक था करवंश द्वितीय शुभारंभ, कहीं कहीं पे आपको करवंशी शुभारंभ दिखेगा, करवंशी शुभारंभ या करवंश द्वितीय शुभारंभ, है ना। उन पर ये आक्रमण करते हैं, उनको पराजित करते हैं। और किसी किसी बुक में कहीं कहीं पे मिलता है कि वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है, करवंश द्वितीय शुभारंभ की उस युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ठीक, अब जीत के वापस आ गए। अब जब वापस आ रहे थे तो इनके साथ एक योद्धा, वीर योद्धा, वीर पुरुष, है ना, साहिल कमलराज के साथ दक्षिण कौशल आया, ठीक। यहाँ तक कहानी थी कमलराज की। उसके बाद तीसरे नंबर के शासक आ जाते हैं, तीसरे नंबर के शासक आ जाते हैं। नाम क्या रहेगा? कलिंगराज। कमलराज के बाद रत्नदेव, रत्नदेव या फिर रत्नराज भी मिलेगा कहीं कहीं पे। और प्रथम लिखना, रत्नदेव प्रथम। और इनका कार्यवर्ष क्या रहेगा? कहाँ पे छोड़ा था कमलराज ने? 1045। तो 1045 से 1065, 20, 25, 20, ठीक है। कलिंगराज 20, कमलराज 25, फिर रत्नदेव प्रथम कहाँ पे? 20 में, 45 से 65, 45 से 65। यहाँ तक सबको समझ आया? अब ये रत्नदेव कौन था? अब ये जो रत्नदेव था ये कमलराज का पुत्र था, है ना। रत्नदेव कौन थे? कमलराज के पुत्र थे। अब ये क्या करते हैं? कमलराज के पुत्र थे। अब ये क्या करते हैं? इनकी उपाधि थी, है ना, उपाधि इनकी थी महाराज की। उपाधि क्या थी? महाराज की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? राजधानी क्या है अभी तक? पहले दो शासकों की राजधानी तुम्माण ही है, कलचुरी राजवंश की छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तीसरा जो शासक आ रहा है यहाँ पे, रत्नदेव प्रथम, इसकी भी राजधानी अभी तक तुम्माण है। राजधानी कलचुरियों की कहाँ पे बदल रही है वो ध्यान देना, है ना। अभी तक कलचुरियों की राजधानी क्या है? तुम्माण है। तो ये क्या करेगा? राजधानी में ही कुछ कार्य करवाएगा ना। तो इसने क्या किया? तुम्माण में कुछ निर्माण कार्य करवाया, तुम्माण में कुछ निर्माण कार्य करवाया। उसमें क्या है? एक है बंकेश्वर मंदिर, है ना। बंकेश्वर मंदिर जो है वो किनका है? शिव जी का है, शिव मंदिर है, ठीक है। रत्नेश्वर देवालय, है ना, रत्नेश्वर देवालय। ये रत्नेश्वर मंदिर भी लिख सकते हो इसको, ये मंदिर है ना। अगर कोई पूछेगा देवालय क्या है करके, आप लोग ऐसे ही तो पूछते हो, ठीक है।
तो रत्नेश्वर देवालय, बंकेश्वर मंदिर, इसके अलावा इसने और क्या क्या किया था यहाँ पे, आम्रवन, आम के बगीचे, है ना, उद्यान, आम के बगीचे, उद्यान, और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें बनवाई थी इन्होंने, है ना। क्यों बनवाई थी, तुम्बाड़ को एकदम सुंदर बना दिया था। ये सब करके इन्होंने क्या किया था, तुम्बाड़ को एकदम सजा दिया था, सुंदर बना दिया था, ठीक है। बहुत बढ़िया लगता था तुम्बाड़ उस समय, आम्रवन, है ना। और जो इमारतें भी थी वो भी बहुत सुंदर सुंदर थी। तो इन्होंने क्या किया है, तुम्बाड़ में बंकेश्वर मंदिर जो कि शिव जी का मंदिर है, ठीक है, रत्नेश्वर देवालय वो भी मंदिर है, आम्रवन बनवाए इन्होंने, उद्यान बनवाए, और तुम्बाड़ को पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया, सजा दिया। तुम्बाड़ को सजा दिया क्योंकि राजधानी थी, राजधानी को सजाएंगे तभी तो वहाँ घूमेंगे, है ना। तो राजधानी को सजा दिया, घूम गए वहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि बंकेश्वर मंदिर जो है आपको किसी किसी बुक में रत्नपुर में मिलेगा, रतनपुर में, सॉरी, है ना। बंकेश्वर महादेव का मंदिर है जो शिव मंदिर है, वो आपको कहीं कहीं पे मिलेगा। 1020 कक्षासन, किसका शासन 1020 तक, और 3000, 31,000 1065, चलो ठीक है ना। हाँ, तो ये बंकेश्वर मंदिर आपको रतनपुर में मिलेगा जो कि गलत है ना। ये कहाँ पे है, तुम्बाड़ में ही है, क्योंकि अभी रतनपुर बसा नहीं है, ठीक है, वो एक घटना के बाद बसेगा, अच्छी घटना के बाद, है ना। अभी यहाँ पे जो राजधानी है वो तुम्बाड़ ही है, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद जो सबको इंतजार था, है ना, वो चीज होगी यहाँ पे। अभी कौन सा शासन चल रहा है, कौन से राजा का, रतनदेव का, रत्नदेव का, ठीक है। अब एक बार ये क्या करते हैं, समय था लगभग, समय रहता है लगभग 1049 से 1050 के आसपास लगभग, है ना, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, लगभग। ये क्या करते हैं, एक नगर था, नगर का नाम क्या था, एक नगर था, नगर का नाम क्या था, मणिपुर, है ना, मणिपुर या मणिकपुर, ठीक, मणिपुर लिखना। हाँ, 1065 समझ गया मैं, 1045 से 1065, है ना, रत्नदेव, ठीक। तो एक स्थान था मणिपुर, तो ये क्या कर रहे थे, मणिपुर की यात्रा कर रहे थे, है ना, मणिपुर जा रहे थे, कौन, रत्नदेव। तो एक जगह पे ये किंवदंती है ना कि कैसे, और ये उल्लेख है भाई, किंवदंती नहीं है, ये उल्लेख है। कहाँ पे उल्लेख है, आमोदा ताम्रपत्र में। कहाँ पे उल्लेख है, आमोदा ताम्रपत्र में, ठीक है। तो जब ये यात्रा करने के लिए विश्राम करने, यात्रा के समय विश्राम करने के लिए रुकते हैं, है ना, विश्राम करने के लिए रुकते हैं, कहाँ पे, एक पेड़ के नीचे, है ना, विश्राम करने के लिए रुकेंगे कहाँ पे, पेड़ के नीचे। तो वहां पे उनको एक देवी का स्वप्न आता है, देवी का स्वप्न आता है, और उन देवी का नाम क्या रहता है सपने में, जब इनको स्वप्न आता है, वो स्वप्न नहीं कह सकते उसको, है ना, एक एहसास होता है ना, सपना ऐसे नहीं देखा जाता। तो वहां पे देवी का स्वप्न आता है, उनको एहसास लिख लेना, है ना, एक देवी का एहसास होता है, उनके होने की अनुभूति होती है कि यहाँ पे कोई है ना, और उनका नाम रहता है महामाया देवी, है ना, क्या नाम रहता है, महामाया, ठीक है। तो इस चीज से बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि इनको अब जिसको स्वप्न है, जिसको एहसास हुआ है, उसको ही तो प्रत्यक्ष लगेगा ना चीजें, उसको तो ही सही लगेगी कि हाँ ये वास्तविक चीज है, वास्तविकता है करके, है ना, नहीं तो सपना है तो सपना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, यात्रा कर रहे थे 1949-50 के लगभग में, सॉरी 1049-50 के लगभग में मणिपुर नगर की यात्रा कर रहे थे। तब यात्रा के दौरान विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुके, और पेड़ के नीचे उनको एक देवी का एहसास हुआ, स्वप्न आया, और उन देवी का नाम क्या था, उन देवी का नाम क्या था, महामाया देवी।
तो उस चीज से ये बहुत प्रभावित हुए और क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, एक नगर बसाया और मणिपुर का नाम बदल के क्या कर दिया, मणिपुर का नाम बदल के क्या कर दिया उसको, रतनपुर। मणिपुर का नाम बदल के क्या कर दिया, रतनपुर। और इसी रतनपुर में क्या किया था इन्होंने, महामाया मंदिर का निर्माण। ठीक है, महामाया मंदिर का निर्माण और इसी समय हुआ है। ये जो तिथि बताया ना मैंने, जब यात्रा कर रहे थे 49-50 के आसपास है ना, तो निर्माण भी इसी समय हुआ है। आप जाओगे कभी तो वहाँ पे वो बताया गया है कि मंदिर का निर्माण कब हुआ है, क्या विशेषता है महामाया देवी मंदिर की। ये जितने भी जो शक्तिपीठ है ना, जितनी भी शक्तिपीठ है उसमें से एक है, ये एक शक्तिपीठ है। आप देखोगे है ना वहाँ पे दो मूर्तियाँ है, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना, सुनना बेटा अच्छे से। वहाँ पे क्या है, एक जैसे गर्भगृह समझ गया ना, जहाँ पे जिनका भी मंदिर है, जैसे माता का मंदिर है देवी का, तो देवी की मूर्ति रहती है। अगर किसी देवता का मंदिर है तो उस देवता की मूर्ति रहती है। तो गर्भगृह में क्या है, माता की मंदिर है, सॉरी माता की मूर्ति है। तो उसको आप डायरेक्ट देखोगे ना, ऐसे ऐसे देखोगे है ना, तो एक चेहरा दिखेगा, और जब झुक के देखोगे ना तो दूसरा चेहरा। पीछे भी एक मूर्ति है, दो चेहरे की मूर्ति है ना। तो जो सामने वाला चेहरा है उनको कहा जाता है कि वो माता लक्ष्मी है, और जो पीछे वाली माता है वो माता सरस्वती है। जो पहले शुरू में हुआ था उसमें क्या था कि 3 देवी थी वहाँ पे। पहली थी महाकाली, उसके बाद उनको कहीं दूसरी जगह दूसरे मंदिर में स्थानांतरित किया गया है ना। तो अभी क्या है, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, सामने वाली जो है माता लक्ष्मी है, पीछे वाली माता सरस्वती है। और एक साथ में उनको क्या कहा जाता है, महामाया देवी कहा जाता है। इकट्ठे क्या कहा जाता है, महामाया देवी कहा जाता है। सबको समझ आ गया यहाँ से। अब इसने रतनपुर बसा लिया, वहाँ पे क्या किया इन्होंने, महामाया मंदिर का निर्माण करवाया, और इस रतनपुर को इन्होंने क्या बना दिया, राजधानी। ठीक है, यहां से क्या है, कलचुरियों की राजधानी बदल गई, यहां से कलचुरियों की राजधानी बदल गई। अगर क्वेश्चन आता है कि रत्नदेव के समय में कलचुरियों की राजधानी क्या थी, और ऑप्शन में रहेगा तुम्माड़, रतनपुर नहीं रहेगा, तो तुम्माड़ लगाओगे। और तुम्माड़ नहीं रहा, रतनपुर रहा, तो रतनपुर लगाओगे। और तुम्माड़ और रतनपुर दोनों रहा तो कैसे करोगे, अगर तुम्माड़ और रतनपुर रहा यदि ऑप्शन ए और बी में, तो एक ना एक ऑप्शन ये जरूर रहेगा कि ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के समय 2 राजधानी थी, पहले तुम्माड़ थी, उसी को इन्होंने क्या किया, स्थानांतरित करके रतनपुर को राजधानी बना दिया। यहाँ तक की जानकारी समझ आई सबको। ठीक है, एक अंतिम जानकारी है इनकी, है ना फिर इनका समाप्त हो जाएगा। जाजल देव प्रथम, है ना, जाजल प्रथम इन्हीं के वंशज है ना, पृथ्वी देव के पहले, इनके पुत्र रहेंगे वो। ठीक है, जाजल देव प्रथम, इनका एक अभिलेख है, इनका अभिलेख है, वो है रतनपुर अभिलेख। अभिलेख क्या है, रतनपुर अभिलेख, रतनपुर अभिलेख। अब राजधानी रतनपुर बन गई तो अभिलेख भी रतनपुर से ही मिलेंगे तो रतनपुर अभिलेख है। ठीक है, शिलालेख है वो। ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें जानकारी मिल रही है कि जो रत्नदेव का विवाह है ना, रत्नदेव का जो विवाह है, रत्नदेव प्रथम है ना, उनका जो विवाह है, ठीक, यहां से ध्यान से सुनना, रत्नदेव प्रथम का जो विवाह है वो कोमोमंडल तट, कोमोमंडल तट, कोमोमंडल तट कहाँ पे है ये, पेंड्रा रोड, पेंड्रा रोड नहीं समझ आ रहा है तो ये कोमोमंडल तट है, ये कहाँ पे, अमरकंटक वाला क्षेत्र है ना, अमरकंटक क्षेत्र, वहां पे एक शासक थे, कोमोमंडल में क्षेत्र में, अमरकंटक वाले क्षेत्र में एक शासक थे।
शासक का नाम था वज्जुक, वज्जुक है ना, या वज्जू वर्मा भी था, वज्जुक था या फिर वजू वर्मा भी था, वज्जुक या वजू वर्मा, समझ गए। उनकी पुत्री थी, इनकी क्या थी, पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था नोनल्ला, पुत्री का नाम क्या था, नोनल्ला, ठीक है, नोनल्ला, समझ गए, पुत्री का नाम क्या था, नोनल्ला। तो इनसे इनका क्या हुआ, विवाह हुआ, रत्नदेव का विवाह हुआ कोमोमंडल तट में, पेंड्रा रोड, अमरकंटक वाला क्षेत्र है ना, वहां पे एक शासक था, शासक का नाम था वज्जुक या वज्जू वर्मा, वज्जुक या फिर वजू वर्मा है ना, उनकी पुत्री थी नोनल्ला, नोनल्ला के साथ रत्नदेव प्रथम का क्या हुआ, विवाह हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहां पे देखना, ये जो वज्जू वर्मा है ना, एक युद्ध होता है, तो युद्ध में, ये वज्जू वर्मा की युद्ध में है ना, पुत्रों सहित मृत्यु हो जाती है, पुत्रों सहित मृत्यु हो जाती है, पुत्रों सहित मृत्यु हो गई, कट रहा है क्या, ठीक। तो ये युद्ध में क्या हुआ, युद्ध में पुत्रों सहित मृत्यु हो गई, ठीक है। अब वज्जू वर्मा भी समाप्त हो गया, उनके पुत्र भी समाप्त हो गए, तो जो ये अमरकंटक क्षेत्र है, जो कोमंडल तट वाला जो राज्य है, वो किसको चले जाएगा, तो ये जो राज्य है इनका है ना, शासन किसको चले गया, अब यहाँ पे रत्नदेव को मिल गया, है ना, मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा, रत्नदेव प्रथम शासक बन गए यहाँ के भी, क्यों भैया पुत्र नहीं है, पुत्री तो है ना, तो पुत्र के बाद संपत्ति किसको मिलेगी, पुत्री को मिलेगी, ठीक, गौरेला पेंड्रा मरवाही है ना, तो पुत्र नहीं है, पुत्र समाप्त हो गए युद्ध में, वजू वर्मा भी समाप्त हो गए, पुत्री है नोनल्ला, अब पुत्री शासन करेगी नहीं, तो उनके जमाता कौन हुए, रत्नदेव प्रथम हुए, तो उनको क्या है, वो अमरकंटक वाला क्षेत्र है, कोमोमंडल जो तट है ना, उनके उस क्षेत्र के शासक कौन हो गए, रत्नदेव प्रथम। अब यहाँ पे बस एक लाइन की जानकारी है, और ये जानकारी हमको कहाँ पे मिल रहा है, जाजल प्रथम के, जाजल देव प्रथम के रतनपुर अभिलेख में, जाजल प्रथम के रतनपुर अभिलेख में, ठीक है। और इसी जाजल प्रथम के रतनपुर अभिलेख में एक दूसरी जानकारी मिलती है, इसी जाजल प्रथम के रतनपुर अभिलेख में एक दूसरी जानकारी मिलती है कि यहाँ पे रत्नदेव के ऊपर है ना, रत्नदेव के ऊपर आक्रमण हुआ था, सॉरी, दक्षिण के शासक थे है ना, दक्षिण के शासक, एक बार नाम कल मैं बता चुका हूं, परसों शायद है ना, राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोल, चोल वंश के थे है ना। तो ये जो राजेंद्र चोल रहे हैं, वो दक्षिण से आके क्या करते हैं, ये आक्रमण करते हैं, आक्रमण किसके ऊपर करते हैं, रत्नदेव के ऊपर, है ना, रत्नदेव के ऊपर, रत्नदेव बोल रहा हूं बार बार, प्रथम है लेकिन है ना, अभी एक ही रत्नदेव आया है करके रत्नदेव ही कह रहा हूं। तो राजेंद्र चोल जो दक्षिण का शासक है, दक्षिण भारत का, वो आता है दक्षिण कौशल में, छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में, और वो यहाँ के कलचुरी शासक रत्नदेव के ऊपर आक्रमण करता है, और इसमें रत्नदेव की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, रत्नदेव की मृत्यु हो जाती है। और ये कहीं कहीं पे संशय का विषय है कि रत्नदेव की मृत्यु हुई है कि नहीं, रत्नदेव की मृत्यु हुई है कि नहीं,
कहीं पे आपको मिलेगा कि रत्नदेव की मृत्यु नहीं हुई थी, रत्नदेव के ऊपर आक्रमण हुआ, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि पराजित हुए भी थे कि नहीं, केवल आक्रमण तक का ही आपको विवरण मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक इतिहासकार है, ठीक है, एक इतिहासकार है, इतिहासकार का नाम है अमलानंद घोष। इतिहासकार का नाम क्या है? अमलानंद घोष। वो क्या करते हैं, वो इस तथ्य की पुष्टि कर चुके हैं, ठीक है, वो इस तथ्य की पुष्टि नहीं लिखे इसको, वो इसको सिद्ध कर चुके हैं, है ना, कि रत्नदेव की उस युद्ध में मृत्यु हो जाती है राजेंद्र चोल के हाथों। ठीक, 3 शासक देख लिए। पहला कमलराज 1020 से 1040, सॉरी कलिंगराज, है ना, उसके बाद कमलराज 1040 से 1020 से, कलिंगराज 1000 से 1020, कमलराज 1020 से 1045, और उसके बाद रत्नदेव प्रथम 1045 से 1065। पहले वाले का 20 वर्ष, दूसरे वाले का, उसके पुत्र का 25 वर्ष, फिर उसके पुत्र का 20 वर्ष। ठीक है, यहां तक कहानी सबको समझ आई? अगर आ गई होगी तो एक बार यस सर बोल देना, ठीक है, मुंह से मत बोलना, वहां पे मेरे को नहीं सुनाई देगा, यहाँ पे कमेंट में बोलो एक बार। ठीक, यहां तक कहानी सबको समझ आई? आगे की क्लास में पढ़ेंगे कलचुरी, लेकिन उससे पहले संडे मंडे ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे आप लोग पूरा प्राचीन छत्तीसगढ़ कंप्लीट करके रखना। कलचुरी तो अभी 2 ही क्लास हुआ है ना। संडे मंडे ट्यूसडे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपको क्या कंप्लीट करना है? संडे मंडे ट्यूसडे को पूरा प्राचीन छत्तीसगढ़, है ना। अब जिसको पढ़ना है वो तो करेगा ही, और जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं करेगा। और मैं कोई, आप लोग ऑफलाइन क्लास में तो नहीं बैठे हो कि मैं देखूं कि कौन आंसर कर रहा है कि नहीं। वो आपकी ईमानदारी है बेटा, है ना, कि मैं यहाँ से क्वेश्चन लगाऊंगा, आप वहाँ से आंसर करोगे, है ना अपने। और अगर नहीं कर रहे हो, देख के कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो फिर आप लोगों की गलती है कि आप अपने साथ ईमानदार नहीं हो। अगर वही करना है तो क्लास भी क्यों अटेंड कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपको तो मेन चाहिए कि आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है, तो पढ़ना। और एक चीज है ना, हाँ, किसी ने पूछा था कि सर सबका जो क्षेत्रीय राजवंश है उनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो ध्यान से सुनना, फटाफट बता दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, है ना। देखो, नलवंश प्राचीन छत्तीसगढ़ में, नलवंश बस्तर क्षेत्र में, तो नलवंश का कार्यकाल है 4वीं सदी से 12वीं सदी, ठीक है, ये समझ आ गया। नलवंश है 4वीं सदी से 12वीं सदी। उसके बाद हम मैदानी क्षेत्र में आते हैं, तो पहला राजवंश क्या है? राजर्षि तुल्य कुलवंश। इसका है 5वीं सदी से 6वीं सदी, 5वीं सदी से 6वीं सदी। उसके बाद है पर्वत द्वारक राजवंश, इसका उसी के अंदर है, छोटा सा था, ठीक है, इसका नहीं भी लिखोगे चलेगा, नहीं तो 5वीं सदी लिख देना। राजर्षि तुल्य कुलवंश 5वीं सदी से 6वीं सदी, पर्वत द्वारक राजवंश 5वीं सदी। उसके बाद तीसरा राजवंश आता है सरभपुरी राजवंश, ये भी 5वीं 6वीं सदी, क्योंकि सरभपुरी और राजर्षि तुल्य एक साथ थे, सरभपुरी और राजर्षि तुल्य समतुल्य थे, ठीक है। तीसरा सरभपुरी आ गया। चौथा क्या आया सरभपुरी के बाद? दक्षिण कोसल का पांडुवंश, 6वीं से 7वीं शताब्दी, दक्षिण कोसल का पांडुवंश 6वीं से 7वीं शताब्दी। उसके बाद 5वां आता है मैकल का पांडुवंश, 5वीं से 6वीं शताब्दी, मैकल का पांडुवंश 5वीं से 6वीं शताब्दी, 5वें नंबर का हो गया। उसके बाद 6ठे नंबर पे कौन सा आया? सोमवंश, उत्कल या उड़ीसा का सोमवंश। देखो 6वीं शताब्दी में समाप्त हुआ था, फिर सोमवंश आ गया 9वीं शताब्दी में, ठीक। तो 7वीं 8वीं शताब्दी में यहाँ पे नलवंश था, उसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, बस बता दे रहा हूँ, है ना, कि दो शताब्दी कैसे गैप हो गया। तो यहाँ पे क्या आया? सोमवंश, उत्कल या उड़ीसा का 9वीं शताब्दी। उसके बाद क्या पढ़े? शैल वंश पढ़े, एक छोटा सा, वो 7वीं से 8वीं शताब्दी, केवल दुर्ग में था। शैल वंश, शैल वंश, है ना,
7वीं से 8वीं शताब्दी। उसके पश्चात अंत में क्या देखा हमने, बाणवंश, और बाणवंश और सोमवंश का सेम था ना, 9वीं शताब्दी। लेकिन सोमवंश का आप क्या लिखोगे 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, सोमवंश का 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी, और बाणवंश का केवल 9वीं शताब्दी। यहाँ तक की जानकारी सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है, अगर डर लगता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, आप पर्सनल मैसेज करो हमको, ठीक है, पर्सनल मैसेज करो। और अगर आप लोग को पता है कि कोई जो बोर्ड को देख के लिख रहे हो या पढ़ रहे हो, अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया है, प्लीज़ बता दो, है ना, कमेंट करके कहीं पे भी बता दो, व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल करके कुछ भी बता दो, लेकिन बताओ कि कौन कितने लोग हैं जो बोर्ड को देख के पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।